Hello students. So today we will start our new topic and as well as last topic of this chapter, Newton's law of cooling. In my previous video lecture we have discussed about convection method and radiation method and also nature of thermal radiation. Now आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एंड ये जो न्यूटन ने लॉ दिया था वो किसके ऊपर दिया है? कूलिंग प्रोसेस के ऊपर दिया है। अब ये कूलिंग प्रोसेस कैसे होती है आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई भी अगर हॉट बॉडी को हम सराउंडिंग में प्लेस कर दें तो आपको पता है कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो हॉट बॉडी है वो अपनी हीट लूज़ करके ठंडा हो जाएगी, है ना, कूल हो जाएगी। तो इट मीन्स कि कूलिंग प्रोसेस होने के लिए जो हॉट बॉडी है वो वहाँ पे क्या करती है? हीट को लूज़ करती है। ठीक है, देयर विल बी लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग, रेट कहीं पे भी आता है तो इट मीन्स हम पर यूनिट टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसमें आप क्या पढ़ते थे? यही तो पढ़ते थे इस तरीके से कि v इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें वहाँ पे सो ds बाई डी टी करके आता था, और अगर हम वहाँ पे बात करते थे एक्सेलरेशन की सो dv बाई डी टी करके आता था। तो वहाँ पे बाई डी टी आता था ना, इट मीन्स पर यूनिट टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करिए, एट दैट इंस्टेंट की बात हो रही है तो d लगा देते थे वहाँ पे, है ना। तो d यहाँ पे क्या होता है? चेंज, बट कैसा चेंज? स्मॉल चेंज लिया जाता है, आप सभी को पता है यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमें देखना है रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्योंकि कोई भी बॉडी कूल तभी होती है जब वो हीट को लॉस करती है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? रेट की बात कर रहे हैं। तो रेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? हीट को हम क्यू से इंडिकेट कराते हैं और रेट मीन्स अपॉन टाइम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें इंस्टेंटेनियस की, एट दैट इंस्टेंट की, तो उस केस में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को कैसे दिखाया जाता है? माइनस का डी क्यू बाई डी टी। देखिए डी क्यू मतलब क्या हुआ? हीट, और अपॉन डी टी मतलब रेट के हिसाब से देख रहे हैं, मीन्स पर यूनिट टाइम के हिसाब से। एंड यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? लॉस देखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या स्टेट करता है? द रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding. It means कि जो भी rate of loss of heat है वो directly proportion होता है किसके? बॉडी और उस पर्टिकुलर सराउंडिंग के बीच में जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बट यहाँ पे क्या चीज़ हमें मान के चलनी है? ये जो लॉ है वो तभी वहाँ पे अप्लाई होगा जब वहाँ पे दोनों बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होगा। स्मॉल का मतलब दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस निकल के आना चाहिए वो नियरली 20 डिग्री सेल्सियस निकल के आना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो उस केस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे उस पर अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। सो अगेन द रेट ऑफ cooling, rate of loss of heat of a body is directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding, provided that the temperature difference is small. Okay, now अब इसको अगर हमें मैथमेटिकली शो करना है तो कैसे शो करेंगे? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को मैंने किससे इंडिकेट करा रखा? माइनस का डी क्यू बाई डी टी, माइनस साइन यहाँ पे लॉस को बता रहा है। ओके, और यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने एक हॉट वाटर बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो उसका जो भी टेम्परेचर है वो क्या लेट कर लिया है? टी लेट कर लिया। अब आपने कहाँ रखा है? किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में रखा है, एनवायरनमेंट में रखा है, तो उस केस में एनवायरनमेंट का भी तो कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग का भी तो कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम समर सीज़न की बात करें तो समर में वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है सराउंडिंग का, और जब हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है? वहाँ पे लो होता है। तो जो वहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको मैंने टी नॉट से इंडिकेट करा रखा है। तो टी तो हो गया बॉडी का टेम्परेचर एंड टी नॉट हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर। और यहाँ पे ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ेगा, टी माइनस का टी नॉट। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पहले बॉडी का आ रहा है टेम्परेचर, फिर माइनस का सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, टी माइनस टी नॉट।
अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जो कि है यहाँ पे के इज़ दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन दी एरिया एंड नेचर ऑफ दी सरफेस ऑफ दी बॉडी। ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो उस पर्टिकुलर हॉट बॉडी के एरिया पे डिपेंड करता है और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ दी सरफेस ऑफ बॉडी, जिस तरीके की उसकी सरफेस होगी उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं हम कि समझ लीजिए आपके पास वही जो हॉट वाटर बॉडी है वो हमने क्या ले रखी, सेम वही उतने टेम्परेचर मतलब टी टेम्परेचर की ले रखी है। ओके, अगर आप समर सीजन की बात करें, समर सीजन में आपने वो जो हॉट वाटर बॉडी है उस सराउंडिंग में प्लेस करी है और वही हॉट वाटर बॉडी अगर आपने विंटर सीजन में प्लेस करी है तो सबसे तेज़ी से वहाँ पे जो कूलिंग प्रोसेस होगा वो किस केस में होगा? सर्दियों में ज़्यादा होगा, जल्दी से होगा, कि वहाँ पे गर्मियों में जल्दी से होगा कूलिंग प्रोसेस? तो आपको पता ही है कौन से सीज़न में होगा? विंटर सीजन में, सर्दियों की सीज़न में। क्यों? क्योंकि उस केस में जब हम बात करते हैं हॉट वाटर बॉडी टेम्परेचर तो दोनों केस में सेम था, लेकिन वहाँ पे जब हम बात करते हैं विंटर सीजन की तो उस केस में वहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा निकल के आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस जब वहाँ पे ज़्यादा होगा इस कंपेरिजन टू किसके? समर सीजन के कंपैरिजन में, तो जो रेट ऑफ कूलिंग होगी वो जल्दी से किस वाले केस में होगी? वो होगी वहाँ पे विंटर सीजन वाले केस में। ठीक है, अच्छा, अब आगे ये जो हमारी एक्सप्रेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की निकल के आई है ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, ये लॉ के थ्रू निकल के आई है। एंड लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे डिराइव करते हैं, इसे लॉग फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, इसमें हम क्या लेट कर रहे हैं? हम ये लेट कर रहे हैं कि अगर हमने एक स्मॉल टाइम ले रखा है, फॉर स्मॉल टाइम के लिए हम क्या लेते हैं? dt लेते हैं। dt मीन्स स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना फॉल होगा, फॉल ही तो होगा क्योंकि जब कूल हो रहा है तो फॉल ही तो होगा, तो कितना वहाँ पे फॉल होगा टेम्परेचर, तो हम वहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जब स्मॉल टाइम है तो स्मॉल टेम्परेचर ही फॉल होगा। तो कितना टेम्परेचर फॉल होगा? फॉल इन टेम्परेचर कितना होगा वहाँ पे? dt, स्मॉल d एंड कैपिटल T, मतलब यहाँ पे स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज कैसा हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपको याद होगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे dq फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, टू कन्वर्ट और टू रेज दी टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आ रहा है एंड यूनिट मास भी आ रहा है। तो टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? देखिए टेम्परेचर कितना बनाया उसने बना रखा है कितना फॉल इन टेम्परेचर हुआ? dt। ठीक है, साथ ही साथ पर यूनिट मास भी आ रहा था, तो पर तो यही है और मास की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? m। ठीक है, सो ये था स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला dq अपॉन m dt। यहाँ से dq की वैल्यू निकाल दीजिए, तो dq की वैल्यू जो निकल के आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो निकल के आएगी cm dt। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो dt है, dt मतलब कौन सा वाला dt? ये वाला टाइम वाला dt, स्मॉल टाइम। ठीक है, स्मॉल टाइम जो dt है उसको हम बोथ साइड डिवाइड करा रहे हैं, मैनिपुलेशन मेथड कर रहे हैं, तो डिवाइडिंग dt ऑन बोथ साइड। तो उस केस में एक्सप्रेशन हमारे पास क्या मिलेगी? dq बाय dt इज इक्वल्स टू cm d कैपिटल T एंड d स्मॉल t। ये टेम्परेचर वाला t है एंड ये टाइम वाला t है। ओके, अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ना अगर मैं यहाँ पे देखूँ dq बाय dt की जो वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 से dq बाई dt की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो माइनस तो एज इट इज रहेगा एंड dq बाई dt की जगह क्या आएगा? cm dt बाय स्मॉल dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू k t माइनस का t नॉट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में dq बाई dt की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब इसे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा?
माइनस का dt बाई dt एज इट इज़, एंड ये c और m इस k के नीचे लेके चले जाएंगे, c और m, t माइनस का t नॉट। ओके, अब इनकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है, इनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक कांस्टेंट आ रहा है, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है। अब देखिए जो भी वाटर बॉडी है, मतलब जो भी वहाँ पे स्पेसिफिक हीट होगी C, वो कांस्टेंट होगी। मास भी उसका कांस्टेंट है, K भी वहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इससे पहले बताया था। तो ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू बनती है जिसको मैं कैपिटल K से इंडिकेट कर रही है। ये स्मॉल k है और ये कैपिटल K है। ये क्या है, इट इज़ अनदर कांस्टेंट, इट इज़ अनदर कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू किसके है, स्मॉल k अपॉन c m k। ठीक है, तो अच्छे से लिखेंगे तो dt बाई dt इज इक्वल्स टू कैपिटल K t माइनस का t नॉट, और ये नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट दी टाइम elapses and the temperature of the body decreases। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है नेगेटिव साइन किसको बताता है, डिक्रीमेंट को बताता है, और ये किसके हिसाब से, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे टाइम elapse होता जाएगा। ओके, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। अभी ये एक्सप्रेशन पूरी नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसे लॉग फॉर्म में चेंज नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये t वाला t माइनस टी नॉट इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और k के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन चला जाएगा, dt। यहाँ पे आपको बोथ साइड दिख रहा है d और d आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे स्मॉल टेम्परेचर स्मॉल टाइम है। अगर मुझे टोटल टाइम या टोटल टेम्परेचर यहाँ पे चेंज निकालना है, उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ पे किसका साइन लगेगा, इंटीग्रेंड का साइन लगेगा, इंटीग्रेंड का साइन लग गया, t माइनस का t नॉट एज इट इज़। ये नेगेटिव साइन मैं इधर लेके चले जाती हूँ, माइनस का k का, तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि k कांस्टेंट है, एंड इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का। यहाँ पे हम कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब इसका हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगेगा प्लस फॉर्म में। तो इसे और अच्छे से लिख लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो कि क्या था, याद होगा आपको कि 1/x dx अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है log e बेस x। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, यहाँ पे dt है, dt की जगह यहाँ पे क्या है, dx है, और यहाँ पे x है तो x की जगह यहाँ पे क्या है, t माइनस का t नॉट। तो जहाँ पे x है वहाँ पे t माइनस का t नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें इसके टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए log e बेस x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस का t नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एज इट इज़। अब आपको पता है जब हम यहाँ पे किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं और यहाँ बीच में कुछ नहीं होता, इट मीन्स 1 ही होगा, तो इंटीग्रेशन वो खुद निकल के आता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो आपको पता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पे क्या लगता है, प्लस c, मतलब कांस्टेंट। तो ये आ गई है हमारे पास फाइनल इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, log e बेस t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस सी। और अगर हम इस एक्सप्रेशन से देखें तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म की, मतलब स्ट्रेट लाइन की निकल के आ रही है इक्वेशन। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम इलैप्स होगा, तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। मतलब t माइनस जो ये वाला पूरा टर्म है ना, log e बेस t माइनस टी नॉट, ठीक है, और साथ ही साथ टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा आएगा, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये इक्वल टू में, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या कर देता है, प्रोपोर्शन को उल्टा कर देता है। मतलब कि जो log e बेस t माइनस टी नॉट है, टेम्परेचर डिफरेंस का log है, वो क्या आएगा यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ बनाएगा स्ट्रेट लाइन का, किसके साथ, इस टाइम के साथ। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लीजिए। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 एक्सिस ले रखे हैं, एक तो x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस।
एक्स एक्सिस से हम इंडिकेट करा रहे हैं किसको, इस टाइम t को, और वाई एक्सिस में हम इंडिकेट करा रहे हैं किसको, लॉग e बेस t माइनस का t नॉट को। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये यहाँ पे ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का जो लॉग है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है, लेकिन जो टाइम है बहुत कम निकल के आ रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है, और इस पॉइंट पे अगर लॉग t माइनस टी नॉट देखें तो कम। तो मतलब एक अगर क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप ही डिक्रीज़ हो जा रही है। तो यहाँ पे ये ग्राफ किसके किसके बीच में, लॉग e बेस t माइनस टी नॉट एंड टाइम के बीच में, ओके।